गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बायोलॉजी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। मैं जानता हूँ कि अभी क्लास 11th स्टार्ट होकर लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए आप बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि आप प्रोकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक लेके आओ। तो आज मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आपको क्लास 11th के लिए नहीं बल्कि अगर आप डिग्री के लिए जाते हो, पीएचडी के लिए जाते हो, लेकिन फिर भी ये प्रोकैरियोटिक सेल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको हर चीज समझ में आए, और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल आप मोस्टली लाइफ बॉय के ऐड देखते हो, डेटॉल के ऐड देखते हो, वहां पर जो जर्म्स दिखाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया देखा जाते हैं, वही एक्चुअल प्रोकैरियोटिक सेल है। क्योंकि ज्यादातर जो इन्फेक्शन है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से, फिर प्रोकैरियोटिक सेल की वजह से फैलता है हमारे बॉडी में, फिर किसी की भी लिविंग बॉडी में। देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बैक्टीरिया फिर हर प्रोकैरियोटिक सेल बुरी ही होती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर भी जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डाइजेशन के लिए मदद करते हैं। वो कहा जाता है ना कि हर अधर्म का साथ देने वाला बुरा नहीं होता, उनमें से कुछ महारथी कर्ण जैसे भी होते हैं। तो हर प्रोकैरियोटिक सेल फिर हर बैक्टीरिया पूरी नहीं होती। कुछ हमारे पेट में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वैसे भी बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी बैक्टीरिया के बारे में, फिर इसी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है, प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब रहता है वेल डिफाइंड ना रहना या फिर कंप्लीट ना रहना, और कार्योट का मतलब रहता है न्यूक्लियस। तो अगर पूरे वर्ड को देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल तो एक ऐसी सेल जिसका जो न्यूक्लियस है उस पे वेल डिफाइंड उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या फिर उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। नॉर्मली अगर हम कोई भी सेल देखते हैं यूकैरियोटिक में, तो उनमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उस पर मेम्ब्रेन रहती है। मेम्ब्रेन समझ रहे हो ना? ये मेरी बॉडी है, इसके ऊपर एक कपड़े की लेयर है। ऐसी ही लेयर किसी भी ऑर्गेनेलिज या फिर जेनेटिक मटेरियल पर रहती है, उसको मेम्ब्रेन करते हैं। और वैसी ही लेयर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल में या फिर किसी भी ऑर्गेनेलिज में पाई नहीं जाती। तो ये तो हो गया भैया प्रोकैरियोटिक सेल का एक मामूली सा इंट्रोडक्शन। अभी थोड़ा डीप में समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो साइज रहते हैं स्मॉल इन साइज और मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट। अगर आपको ये सेंटेंस क्लियर नहीं दिख रही तो मेरे प्रोनाउंसिएशन पर जाइए, क्योंकि अभी डीएसएलआर कैमरे से तो शूट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सा अपना वीवो का फोन है। तो अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन पर आपने ध्यान दिया तो आपको सेंटेंस समझ में आएगी, जिससे आप नोट भी आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखा है कि इनकी जो साइज है वो स्मॉल रहती है, क्योंकि इनके अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं वो छोटे रहते हैं। अगर आपको 1 लीटर दूध लेने का है तो उसको जो थैली लगेगी वो छोटी लगेगी, वही अगर 10 लीटर लेने का है तो उसको जो थैली लगेगी वो बड़ी लगेगी। तो वैसा इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो कैसे है, वो छोटे हैं, तो इसकी जो साइज है वो भी छोटी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ मल्टीप्लीकेशन रेट इसका फास्ट रहता है। अभी आप ही मुझे बताइए, अगर कोई हाथी है और कोई अगर चूहा है तो इसमें से फास्ट मूवमेंट किसकी होगी? ऑब्वियसली बात है चूहे की होगी। तो वैसे ही अगर प्रोकैरियोटिक सेल छोटी है तो ऑब्वियसली बात है इसकी मूवमेंट भी फास्ट रहेगी, और इसको लगने वाला जो न्यूट्रिशन रहेगा वो भी कम रहेगा। तो न्यूट्रिशन कम लगता है, मूवमेंट फास्ट होती है, तो आसान सी बात है कि इसका मल्टीप्लीकेशन रेट भी कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा, एकदम फटाफट 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 क्या होगी, रेप्लिकेट होगी। मेम्ब्रेन कवरिंग ऑन जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट। वही मैंने कहा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहती। ये बिंदास इधर से वहां चला जाता है, वहां से इधर चला जाता है, जहां जिसका मन करता है वहां वो चला जाता है। उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नहीं, डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यहाँ मर्जी का मालिक नहीं है। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनलीज है या फिर जितने भी कंपोनेंट्स है वो अपने ही मर्जी के मालिक है। कोई मेम्ब्रेन नहीं, अपने मर्जी के मालिक जहां चाहे वहां चले जाते हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन एनवलप। अभी इसमें एक दिमाग में रखने वाली बात यह है, जो यूकैरियोटिक सेल रहती है उसमें हर ऑर्गेनेलिज पे क्या किया जाता है, एक कवरिंग दी जाती है। लेकिन वैसी इंटरनल मेम्ब्रेन इसमें से किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं है। लेकिन अगर ये जो अपना इन्वायरमेंट है वो किसी ऑर्गेनिज्म से कोई चीज छीनता है
तो बदले में उसे एक चीज जरूर देके जाता है। तो अगर इसके इंटरनल ऑर्गन्स के मेम्ब्रेन को अगर छीन लिया गया हो तो लेकिन साथ में इसको एक एनवलप भी दिया है जो कि सेम वर्क करता है प्रोटेक्शन का। तो अभी क्या हो गया, बेसिक से चीजें हो गई। इसका एग्जांपल आपने जान लिया कि बैक्टीरिया रहता है, ब्लू ग्रीन अलगी रहती है। अब एक्चुअल में शुरू करते हैं इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को। अगर आपने कंपोनेंट्स को समझा, इसके पार्ट्स को समझा, मतलब आपने प्रोकैरियोटिक सेल को एकदम आसानी से जान लिया। सबसे पहले 3 लेयर्स को हम समझते हैं। तो इसके ऊपर की 3 लेयर्स रहती है जो इसको एक्चुअल में प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स। अभी ग्लाइकोकैलिक्स आप देख पा रहे होंगे, जो एकदम आउटर मोस्ट लेयर है, जो एकदम ऊपर की लेयर रहती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सेलुलोज से बनी हुई रहती है। अब आप कहोगे कि भैया इसका फंक्शन क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हर लेयर देखी गई हो, कुछ लेयर्स का अलग अलग भी तो काम रहता है। तो वैसे जो ग्लाइकोकैलिक्स है, मेनली उसका काम क्या रहता है? देखो, है कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर चला गया तो उसको किसी ना किसी सेल से चिपकना रहता है। दूसरे सेल से जाकर चिपकेगा, फिर वहां पर इन्फेक्शन फैलेगा। लेकिन वो इन्फेक्शन फैलाने के लिए उसे सबसे पहले किसी सेल पर चिपकना रहता है, और वही चिपकने का काम ये ग्लाइकोकैलिक्स करता है। क्योंकि स्टिकी लेयर रहती है तो स्टिकी तो आसानी से चिपक जाती है। तो पहला क्या हो गया, प्रोटेक्शन में दे दिया, और स्टिकी इसलिए किसी भी हॉट सेल पर चिपक सकती है, तो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अभी जैसे सेकंड लेयर पर आते हैं, इस सेकंड लेयर को कहते हैं सेल वॉल। अभी देखो, जैसे हमारा घर है, घर में जो दीवारें रहती है किसका काम करती है भाई? चाहे सनरेज हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर का सीजन हो, हर चीज से हमारा बचाव करती है। तो वही काम इस सेल के सेल वॉल्स करते हैं कि बाहर के जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं उससे इस सेल का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है सेल मेम्ब्रेन का। ये तो पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर सेल वॉल, और थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन। तीन लेयर का प्रोटेक्शन है। सेल मेम्ब्रेन भैया प्रोटेक्शन तो देती है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ इसका और एक फंक्शन है, सेमी परमेबल रहती है। कौन? तो सेल मेम्ब्रेन। भी आप कहोगे कि भैया सेमी परमेबल क्या है? भी आप मान लो आपका जो क्लास है वो क्लास 11th का है, एक टीचर और बच्चे आपको पढ़ा रहे हैं। अभी किसी बाहर स्टूडेंट, किसी बाहर के क्लास का, या फिर जो क्लास 10th का स्टूडेंट हो गए, 12th के हो गए, वो अगर आपके क्लासरूम में आ गए तो आप उनको एंट्री दोगे क्या? नहीं दोगे। लेकिन वही आपके क्लास 11 के बच्चे आ गए, हाँ आपको मालूम है कि ये हमारी है, इनको एंट्री दे देते हैं, तो आप उनको डोर से एंट्री दे देगी। सेम काम ये सेल मेम्ब्रेन करती है कि जो चीजें इसके लिए हार्मफुल है उसको एंट्री नहीं देती, क्योंकि सेल वॉल को तो कुछ पता नहीं रहता कि क्या अपने लिए फायदेमंद है, क्या अपने लिए हार्मफुल है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन चला करती है, उसको पता है क्या उनके लिए हार्मफुल है, क्या हार्मफुल नहीं है, जो उनको बेनिफिशियल देगा। तो वैसे ही इंस्ट्रक्शन देती है सेल वॉल को, और जो यूजफुल है उनको अंदर ले जाता है, जो हार्मफुल है उनको कहते हैं भैया तुम बाहर रुको, तुम्हारा अंदर कुछ काम नहीं। तो 3 लेयर को पढ़ने के बाद अभी क्विकली समझते हैं इनके इंटरनल कंपोनेंट्स को। जो गोल गोल आपको दिख रहा होगा इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली बात है क्या है, डीएनए है, लेकिन इसमें क्यों आए नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है? मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है। डायरेक्ट खुला खुला छोड़ देते हैं इस जेनेटिक मटेरियल को, और सिंगल क्रोमोसोम ही रहते हैं। जैसे हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, वैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम रहता है। क्या इसमें बड़ी बात है? उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो आपको दिखेंगे डॉट डॉट डॉट। अभी आप कहोगे कि ये है क्या? इनको कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। जैसा हर घर में एक स्टोरेज रूम रहता है जिसमें आप मटेरियल स्टोर करके रखते हो, वैसा इस प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज है जो बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करते हैं। चाहे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल को इन्हीं इंक्लूजन बॉडीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको मालूम है फैक्ट्री है इसकी, तो प्रोटीन सिंथेसिस की, मतलब इन्हीं राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो इस सेल को जहां प्रोटीन लगेंगे वहां पर प्रोटीन सप्लाई कर पाएंगे। अभी उसके बाद यहाँ पर ऐसा रहता है, पूरा लिक्विड फैला हुआ रहता है, पूरा है लिक्विड से भरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। अभी आप कहोगे कि इस फ्लूइड की जरूरत ही क्या है? हमें बहुत बार पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, लेकिन आज तक इसका फंक्शन नहीं समझ में आ गया। अभी मान लो ऊपर लगी है 3 लेयर, अभी 10 लेयर भी अगर इसके ऊपर लगी रहती और इसकी जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो आपस में टकरा के टूट जाते तो तबाह हो जाते, तो 10 लेयर क्या 100 लेयर भी आगे लगा ले तो इसका मतलब ही क्या है? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है साइटोप्लाज्म,
हम जो इसमें क्या रहता है साइटोसोल मतलब फ्लूइड रहता है जो इन इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में टकराने से बचाता है ताकि इंटरनल डैमेज ना हो। तो यही साइटोप्लाज्म या फिर उसके अंदर का जो साइटोसोल है जो फ्लूइड है उसका मेन काम है। तुरंत आगे बढ़ते हैं प्लाज्मिड की ओर। अभी प्लाज्मिड क्या है इससे पहले तो कभी सुना ही नहीं था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डीएनए रहता है उसकी एक कॉपी, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। अभी आप कहोगे ऑलरेडी डीएनए है, ओरिजिनल चीज हमारे पास है, फिर चाइना का डुप्लीकेट माल रखने की जरूरत ही क्या है। देखो यहाँ पर आप बहुत लोग फंस जाते हैं। अगर आपको किसी भी इंसान को मारने का है तो आप सबसे पहले अटैक किधर करोगे, काम तमाम। तो एंटीबैक्टीरियल सेल को अगर इस बैक्टीरिया को मारने का है तो अटैक कहाँ करेंगे, सीधे आके डीएनए में। अगर डीएनए तबाह हो गया तो पूरी सेल तबाह हो जाएगी। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल बहुत होशियार रहते हैं, तो इसलिए किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मिड का। तुरंत अगर किसी एंटीबैक्टीरियल सेल ने इस डीएनए को मार दिया तो तुरंत ये प्लाज्मिड वहां जाकर उसकी जगह लेता है और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो इस सेल को ठीक से परफॉर्म करने के लिए मदद करती है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा मेसोसोम। मेसोसोम क्या रहता है, जो इंटरनल सेल मेम्ब्रेन है वही फोल्डिंग, उसकी जो फोल्डिंग रहती है उसको मेसोसोम कहते हैं। अब ये क्या फंक्शन करती है, जब भी सेल के सेल मेम्ब्रेन की एरिया बढ़ानी रहती है। अभी आप धागा ही दे लो, किसी चीज पे गुलाटा है, लेकिन जब उसको आप रिलीज करते हो तो वो कितना बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर गुलाटी करके रखी जाती है। जब इंटरनल एरिया बढ़ाने की जरूरत आती है तब ये मेसोसोम फोल्डिंग ओपन हो जाती है, जिससे कि इंटरनल स्पेस बढ़ता है। तो इंटरनल कंपोनेंट्स को समझने के बाद दो और चीजें रहती हैं जिसको बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया का क्या काम रहता है, सीलिया आउटर लेयर में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। भी आप कहोगे कि इसका भी क्या अभी अलग से फंक्शन है। जैसे हम हैं, अगर हमें किसी दोस्त को पैसा भेजने का है, किसका मदद से भेजते हो, पेटीएम से। गूगल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने हैं तो पेटीएम से भेजोगे, गूगल पे से भेजोगे, फोन पे से भेजोगे। अगर उसकी जरूरत रहेगी तो उसको भेजोगे, जब आपको जरूरत रहेगी तो वो उसी से भेजेगा। तो पेटीएम फोन पे एक हो गया, एक माध्यम हो गया, एक जरिया हो गया। तो भी इनके पास तो ऐसा है पेटीएम फोन पे नहीं, और ये थोड़ा पैसा ट्रांसफर करने वाले हैं। ये ट्रांसफर करेंगे, कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, कोई ऑर्गेनिक चीजें रहेंगे जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, ऐसी चीजें या फिर वाटर, एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी। तो यहाँ पर मान लो एक दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल आ गई, उस प्रोकैरियोटिक सेल की सीलिया, मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सीलिया क्या होंगे, आपस में मैच होंगे, और मैच होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे या फिर इसकी इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में शेयर कर जाएगी। देखो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके पास। और हम हैं ये कि यार क्या करेंगे, हमारे सेल्स तो बुद्धू है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आखिरी चीज जिसको कहते हैं फ्लैजिला। कितने आसान सी चीज है फ्लैजिला। उसके एक टेल को कहा जाता है जो उसको मूवमेंट करने के लिए मदद करती है। ये तो एक सिंपल चीज होगी, लेकिन जो बहुत बार सवाल पूछा गया है फिर बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं रहेगा कि फ्लैजिला को दुनिया की सबसे छोटी बायोलॉजिकल मोटर कहा जाता है। किसको, इस फ्लैजिला को। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखे, उसके बाद पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ गई है। आप अगले टॉपिक पर भी वीडियो बना सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।